बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, लाहौर में जमात इस्लामी की जानिब से फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए गज़ा मार्च किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने कहा कि मार्च से दुश्मन को पैगाम मिलेगा कि फ़लस्तीनी अकेले नहीं है, पाकिस्तानी कौम उनके साथ है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा है कि माजी में नून लीग की क़यादत को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। चेयरमैन PTI को तरक्की करते पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ने इलेक्शन से 2.5 माह कबल इंतखाबी अमल की शफाफियत और इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार कर दिया है कि मुल्क शफाफ इंतखाबात की जानिब जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बयान है जरदारी साहब का, ये बयान उन तमाम तकारीर के बिल्कुल मुतसादिम है, ये मुख्तलिफ है जी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पिछले चंद दिनों से कर रहे थे। जी वही कह रहे थे कि IGI बनवाने की कोशिश हो रही है, इंतखाबात में धांधली हो रही है और दोबारा जो है वो किसी लाडले को लाके बिठाने की तैयारी हो रही। वो तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक तरह से इलेक्शन कैंपेन अपनी शुरू करके और नवाज शरीफ साहब को या मुस्लिम लीग नून को वो हदफ तनकीद बना रहे थे। अब दरमियान में मुख्तलिफ यहाँ बातें चल रही हैं कि क्या वजह हुई है कि जरदारी साहब ने अचानक वो तमाम जो बयानिया था उसके ऊपर जरदारी साहब ने एकदम ये कहा है कि नहीं, बिल्कुल इलेक्शन जो हैं वो साफ़ और शफाफ होने जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पे हमें बिल्कुल इत्मीनाद है और ये पीपल्स पार्टी उसमें कामयाबी हासिल करेगी और इलेक्शन बिल्कुल साफ़ शफाफ होंगे और हमें इलेक्शन कमीशन पे इत्मीनाद है। तो वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो बयानात थे या उनका जो बयानी अभी तक बन रहा था, तो जरदारी साहब ने एक तरह से आप समझेंगे नवाज शरीफ साहब को पेशगी मुबारकबाद दे दी इस बयान के ज़रिए कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को पेशगी मुबारकबाद चली गई और आप देखें कि फ़ौरन ही फिर मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से उसका खैर मकदम भी किया गया और ये कहा गया कि जरदारी साहब ने बहुत अच्छी बात की है। इससे पहले जो है वो मुस्लिम लीग नवाज जो है इस पे ज़रा खामोश थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकारीर पे, लेकिन क्योंकि वो जवाब देती तो उधर से जवाब आता, जवाब देती तो जवाब आता, तो लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है दरमियान में कि जरदारी साहब ने बिल्कुल जो है ना मतलब 360 डिग्री जाविये से उन्होंने इलेक्शन को बिल्कुल वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयानिया था उससे, अब उसकी क्या वजूहात हैं वो भी आने वाले दिनों में सामने आ जाएगी बात, लेकिन बिल्कुल उन्होंने कहा कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन पर हमें एतमाद है और बस अल्लाह खैर सलाह। तो यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वो जो कैंपेन थी, वो इलेक्शन का जो बयानिया बना रहे थे वो बयानिया तो उनका बिल्कुल कहीं अजीब सा हो गया वो बयानिया, ठीक है। और ज़ाहिर है कि IGI जो है वो बनाना और ये सारे बयान तो एक तरह से वो एंटी स्टैब्लिशमेंट या एंटी कोई इस तरह का बयानिया ले रहे थे, तो वो तो बिल्कुल ठुस हो गया बयानिया। अब आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और क्योंकि एक स्टेटमेंट आया ना, एक स्टेटमेंट आया और बिल्कुल एक स्टेटमेंट आ गया कि साफ शफाफ होंगे और इलेक्शन कमीशन पे एतमाद है और बिल्कुल सब अच्छा है, तो उसके बाद एक खामोशी छा गई। मरियम औरंगज़ेब साहबा ने मुबारकबाद दी, शुक्रिया अदा किया और एक खामोशी छा गई और लोग सारे जो हैं वो मैच में जो है वो चले गए, जिसका अभी मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया जब जा रहा है ये प्रोग्राम लाइव, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो ज़ाहिर है आगे देखते हैं भारत क्या होता है वहाँ। अच्छा, हालात जो हैं वो बिगड़ रहे हैं और वो हालात अब खित्ते में फैल के और ये आलमी सतह पे चले गए हैं जो गज़ा के हालात हैं। 3-4 बातें बड़ी खौफनाक हुई हैं। एक तो खौफनाक और अहम, एक तो बात ये हुई है कि जो हुतीज़ हैं, हुतीज़ ने कल ये बयान दिया था कि यहाँ से कोई भी अगर बहरे अमर से जहाज़ गुज़रा, बहरी जहाज़, और उस जहाज़ के ऊपर जो है वो परचम हुआ इसराइल का, तो हम उसको निशाना बनाएंगे।
आज सुबह हुतीज़ दोबारा उन्होंने बयान जारी किया सही। और उन्होंने कहा कि अगर किसी जहाज़ पे परचम हुआ या कोई जहाज़ यहाँ से किसी इस्राएली कंपनी की मलकियत वाला भी गुजरा बहर अहमर से, तो हम उसे गर्क कर देंगे या उसको हम निशाना बनाएंगे। कुछ देर पहले हुतीज़ ने एक बहरी जहाज़ पे कब्जा कर लिया सही। और उस बहरी जहाज़ के ऊपर जो है वो 52 अफराद जो हैं उनका हमला है। सही। और जो ख़बरें हैं वो ये हैं कि जो हुतीज़ के ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये प्रॉपर एक हेलीकॉप्टर से वहाँ पर हुतीज़ उतरे उस जहाज़ के ऊपर और उन्होंने उस जहाज़ को यरगमाल बना लिया और जहाज़ अभी बहर अहमर में ही है। उसको वो खींच के यानी अभी उसको आगे यमन की किसी बंदरगाह तक नहीं लाए, लेकिन जहाज़ को यरगमाल बना लिया गया। ये जो जहाज़ है इसका जो कॉल साइन है वो गैलेक्सी लीडर के नाम से जो कॉल साइन होता है जी जी। और ये जहाज़ जो है ये इसके बारे में कल जो आखिरी इसकी डेस्टिनेशन थी वो ये आ रही थी कि ये सूडान की एक बंदरगाह पर रुक के और फिर ये भारत की तरफ जा रहा था। सही। और ये जो है ये भारत की तरफ जा रहा था और इसको जो है वो वहाँ पर यरगमाल बना लिया गया है। इसराइल की तरफ से अब ये कहा गया है कि ये जो जहाज़ है जी। ये जहाज़ इसराइल का नहीं है। सही। और ये जो जहाज़ है ये एक बरतानवी कंपनी का है। जो बरतानवी कंपनी के मालिक हैं वो जो हैं वो उनका ताल्लुक़ इसराइल से। सही। और ये जो अब मामला है ये मामला बिगड़ गया है क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो मैरीटाइम यानी हुतीज़ अब एक संजीदा और बहुत संजीदगी के साथ इस जंग में शामिल हो गए हैं और उन्होंने इससे कतई नज़र कि वो आखिरी जो बात हुई वो ये तो हुई कि जहाज़ के अमले से वो हुतीज़ तफ्तीश कर रहे हैं और उनकी नेशनलिटीज़ चेक कर रहे हैं। लेकिन अगर ये जहाज़ इस जहाज़ पे जैसे कि इसराइल की तरफ से कहा गया है कि कोई भी इसराइली नेशनल इस पे नहीं था, अगर ऐसा है भी तो भी इसका मतलब ये है कि इस हुतीज़ बहुत संजीदा हैं कि वो यहाँ से किसी इसराइली जहाज़ को बहरी जहाज़ को गुजरने नहीं देंगे। सही। और ना ही उनकी किसी कंपनी को गुजरने देंगे। उन्होंने पहला इसका एक अमली कदम उठा के और अगर फ़र्ज़ करें इस जहाज़ पे इसराइली होते तो 52 इसराइली आज और यरगमाल बना लिए जाते और वो यमन में बनाए जाते गज़ा के बजाय। अच्छा, इसमें अब जो इसका जो एक मामला दूसरा है जो मेरा ख्याल है कि काफ़ी आने वाले दिनों में जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक नया रुख ले सकता है मामला, वो ये है कि जो इसराइल की अगर हम देखें कि एक उनकी जो बंदरगाह है, मुख्तलिफ बंदरगाहें उनकी, लेकिन उनकी जो अशदौद की बंदरगाह है, ठीक है, एक तो इलात की हमें पता है उस पर जिस पे बॉम्बिंग होती रही है जनूब में, एक हैफा की है उसकी बात भी हम करते रहे हैं, लेकिन उनकी जो अशदौद की बंदरगाह है वो उनकी बंदरगाह गज़ा के बॉर्डर्स से वो 50 किलोमीटर जो है वो दूर है और वो जो उनकी बंदरगाह है उस बंदरगाह से जो है वो बहुत ज़्यादा तिजारत अगर उस बंदरगाह से बहर अहमर के ज़रिए किसी मुल्क को हो रही है और वो मुल्क अब प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है, उसका एक बहरी रूट, तो वो मुल्क है भारत। सही। और भारत की जो बंदरगाहें हैं वो बंदरगाहें जो हैं वो ज़ाहिर है कि अब ये कल ये गैलेक्सी लीडर हमें नज़र आया था। अगर हम इसका ये मैप दिखा सकें तो कल ये नज़र आया था और ये जो है ये जा रहा था भारत
की तरफ, ठीक है। जी। अच्छा, अब एक तो यह है कि गुजरात के नज़दीक उनकी बंदरगाहें हैं, बंदरगाह है एक जो अडानी ग्रुप के पास है, ठीक है, उसको नवा शिवा गालिबन कहते हैं। और एक जो है वो उनकी मोदरा बंदरगाह है, जो एक्चुअली ये जो मोदरा की बंदरगाह है, ये बंदरगाह जो है ये आप समझें कि ये अडानी ग्रुप के पास है। सही। और ये बंदरगाह, इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये NSA जिसको मैं कह रहा हूँ ना, NSA, यहाँ पर आके मुंद्रा ऊपर है और उसके नीचे जो दूसरी बंदरगाह है निहावा शिवा, NSA, MUN मुंद्रा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है, बल्कि आप समझ लें कि जो ज़्यादा उनके जो जहाज़ हैं इसराइल से आने वाले, वो यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन वो जब आते हैं तो वो लाजमी तौर पे, अगर हम नक्शा देखें तो वो लाजमी तौर पे वो बहरे अहमर से गुजरते ही गुजरते हैं, और तो कोई रास्ता ही नहीं वहाँ से। ज़ाहिर है कि इसराइल से अगर आप चलते हैं तो फिर उसके बाद ये बात हम बाब मंदलब का हम कल भी जिक्र कर चुके हैं, बाब मंदलब, और फिर उसके बाद बहर अहमर में दाखिल होते हैं, बहर अहमर से फिर वो इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन से आगे, तो और कोई रास्ता ही नहीं। तो ये आखिरी उनकी जो डेस्टिनेशन है वो कल नज़र आई थी, जिसमें वो बाब मंदलब के नज़दीक से नीचे पहुँचे, तो नीचे उनको यमन के हुतीज़ ने उनको पकड़ लिया। अब ये ज़ाहिर है कि अब वो नेशनलिटीज़ चेक होंगी और ये सारी, ये उसकी लास्ट डेस्टिनेशन थी। ये देखें तो ये इजिप्ट से इंडिया की तरफ जा रहा था, ये इसकी डेस्टिनेशन है इस जहाज़ की, इस बहरी जहाज़ की, और इंडिया का हमें बिल्कुल ऊपर ये नज़र आ रहा है। अच्छा, तो 16 दिन, 12 दिन, 10 दिन ये है सफ़र इसराइल से लेके, जो एक तो फ़ज़ाई सफ़र है ना, वो तो अलग है, लेकिन यह है कि जो बहरी सफ़र है जिसमें जो कार्गो है वो 16 दिन, 12 दिन, 15 दिन इस तरह से वो चलता है सामान। अच्छा, और सड़क बनाने का जो प्लान था वो तो ख़त्म हो गया, आईमैक जिसकी बात हम कर रहे थे पहले, वो तो ऐसे ही वो तो नामुमकिन है तकरीबन। तो ये अब एक बहुत बड़ा मसला है कि अब ये हुतीज़ की तरफ से जहाज़ को, वो जहाज़ छोड़ते हैं, रखते हैं, लेकिन बहरहाल वो जहाज़ के साथ आ गए, यानी जहाज़ को उन्होंने हकीकतन यरगमाल बना लिया। इससे पहले हमला किया था जहाज़ पे जिसको अमेरिकन्स ने ज़ाहिर रोका था, एरो वहाँ से एक्टिव हुआ था, अमेरिकन्स ने उसको ड्रोन को गिराया था, वरना वो हुतीज़ जो है वो जंग में मुकम्मल तौर पे और इलात की बंदरगाहों पे तो अटैक कर रहे हैं वो, और अब जहाज़ के ऊपर भी वो आ गए। दूसरा जो एक अहम वाक़या हुआ है, एक तो मुसलसल ज़ाहिर है कि शहादतों की ख़बरें आ रही हैं। इसराइली फ़ौज जो है वो शिफा हॉस्पिटल से उनको कुछ भी नहीं मिला, और शिफा हॉस्पिटल से कुछ भी नहीं मिला, और लातादाद लोग वहाँ पे शहीद हो गए हॉस्पिटल में। तो अब ये सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि शिफा हॉस्पिटल के बारे में अमेरिका ने भी ये कहा था कि हमारे पास भी इंटेलिजेंस है कि वहाँ से हमास काम कर रही, तो अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला तो अब ये दोनों पे सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिकन इंटेलिजेंस भी फेल हुई और क्या इसराइली इंटेलिजेंस भी फेल हुई। इससे पहले ये सवाल उठते रहे कि क्या अमेरिकन बेस वहाँ पर भी थी इसराइल में, तो ये एक बड़ा मसला ख़राब हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो आज वाशिंगटन पोस्ट ने सुबह एक ख़बर शाये कर दी, और वाशिंगटन, ये जो 6 स्लाइड है, वाशिंगटन पोस्ट ने कह दिया कि US क्लोज टू डील विद इसराइल एंड हमास टू पॉज कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्री सम होस्टेजेस। अच्छा, ये जो खबर है ये वाशिंगटन पोस्ट की सुबह आई आज, और ये खबर आई तो इस खबर के आने के फ़ौरन बाद जो है वो, इस खबर के मुताबिक जो है वो 5 दिन का पॉज हो जाएगा। इस दौरान फ़ज़ाई जायज़ा लिया जाता रहेगा, ठीक है, और 24 यानी 2 दर्जन शायद पहले लोग, ख़वातीन और बच्चे रिहा हो जाएंगे, और उसके बाद जो है वो एक 6 सफ़ात पे मुश्तमिल एक मुआहदा है जो दस्तखत सारी पार्टीज़ करने जा रही हैं, और 50 होस्टेजेस रिलीज़ होंगे, और 24 घंटों के बाद वो होते जाएंगे, और 239 जो हैं वो लोग जो हैं वो गज़ा में यरगमाल है उनको रिहा कर दिया जाएगा। इसके फ़ौरन बाद ये हुआ, इस ख़बर के आने के फ़ौरन ही बाद इसकी सख्ती से तरदीद हो गई हमास की तरफ से, क्योंकि इसमें ये बात ऐसे ये मेंशन इस तरह से हो रही है कि जैसे वो वहीं से लोग जो हैं वो रिहा हो रहे हैं, और जवाब में
यानी उनके कैदी रिहा नहीं हो रहे, सही। ठीक है। और मैं आपको सिर्फ एक बात यहाँ पे बताता चलूँ कि जो मैंने 2010 और 11 और 9 और ये सारी एक बात की थी, और पहले भी मैं करता रहा हूँ, कि एक उन्होंने फ़ौजी अपना छुड़ाने के लिए, इसराइल ने जो है वो एक अपना फ़ौजी छुड़ाने के लिए जो है वो 1027 लोग उन्होंने रिहा किए थे। जी। 1027 लोग। ये मैं यहाँ पे 31वीं 31st स्लाइड यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ, और ये जो है ये मैं NDTV को यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, सही। ठीक है। इंडियन न्यूज़पेपर NDTV, ये है 12 अक्टूबर 2011 का, और ये कह रहा है कि जी 1027 प्रिजनर्स हमास ने छोड़े एक सिपाही के बदले में, एक फ़ौजी के बदले में इतने लोग हमास ने अपने छुड़वाए जेलों में से। सही। तो हमास जो है वो बड़े सख्त निगोशिएटर हैं, और अब आगे वो किस तरह से मामलात को लेके चलते हैं। और ये जो हुआ, ये जब हुआ था, तो ये एक जरशॉन बेस्कन और जो गाजी हम्माद, ये दो लोग जो हैं ये 2006 से खामोशी से ये राब्ता, यानी एक इसराइल की तरफ से जी। ये जो बेस्कन है ये अमेरिका में इनकी पैदाइश हुई, उसके बाद ये इसराइल आ गए। तो इनका और हमास के एक ऑफिशियल का, ये पीस एक्टिविस्ट इसराइल के, तो इनका एक खामोश राब्ता, ये चैनल हमेशा इसराइल और हमास के दरमियान खुला रहा 7 अक्टूबर तक। 7 अक्टूबर को ये ख़त्म हो गया। सही। और ये हमेशा जंग हुई, सब कुछ होता, ये एक खामोश चीज़, बैकडोर चैनल हमेशा हमास का और इसराइल का बराह रास्त खुला रहता था, जिसे कहते हैं हॉटलाइन। और फिर उसके बाद जब इन्होंने फिर एक किताब भी लिखी द निगोशिएटर के नाम से, सही। और इनकी किताब भी सामने आई, और उसमें इन्होंने ये लिखा कि जो है हमास से कैसे, ये बेस्किन की किताब भी आई द निगोशिएटर के नाम से। और ये द निगोशिएटर जो किताब है, इस किताब में इन्होंने बयान किया कि किस तरह से फ्रीइंग गिलाद इश्तिलात फ्रॉम हमास से मैंने कैसे छुड़वाया एक कैदी के बदले 1027 कैदी। अब ये तो कोई बड़ी अजीब सी थी बात, लेकिन बहरहाल ये निगोशिएटर ये 7 तारीख के बाद पीछे हट गए। इनको पीछे इसराइल ने कहा कि नहीं, हम तो इनको डालेंगे तो फिर वो तो हमास अपने सारे मुतालबात मानेंगे। अब ये हुआ है, तो एक खबर तो ये हुई। दूसरी जो खबर है वो ये कि यानी जो आप समझें कि अभी कोई डील नहीं हो रही, किसी किस्म का कोई हॉस्टेजेस और वो रिहाई नहीं हो रही, और हुतीज़ ने एक जहाज़ पे कब्ज़ा कर लिया। वो जहाज़ अब इसराइल का है, नहीं है, छोड़ते हैं, क्या करते हैं वो, लेकिन कब्ज़ा कर लिया। इसका मतलब है कि यहाँ पे अब जो मैरीटाइम जो शिपिंग लेन्स हैं और जो ये सारी की सारी, अब यहाँ पे इसराइल या इसराइल को जाने वाली कोई जहाज़ वो यहाँ से नहीं गुजर सकता। अच्छा, या इसराइल से जा रहा हो कहीं पे। दूसरी जो बात है जो बड़ी अहम है वो ये है कि अच्छा, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि मैंने पिछले कई सालों से, यानी पिछली तकरीबन 2 दहाइयों से ज़्यादा से, जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तान में इस तरह का हर सतह पे फ़लस्तीनियों के लिए मैंने इतने बड़े मुजाहरे और इतनी बुलंद आवाज़ें नहीं सुनी। सही। चाहे वो सियासतदानों की हों, जमात इस्लामी तो बहुत आगे जी। और इसी तरह से जो जमीयत उलमा इस्लाम भी आगे, बाकी जमातें सारी जो हैं वो उनके बयानात या जो भी आप कहें कि ठीक है, तहरीक इंसाफ के ऊपर मुख्तलिफ मामलात हैं तो वो नहीं कर पा रहे, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी, हर सोसाइटी के हर तबके से, और सबसे बढ़ के ये कि फ़ौज की तरफ से बयान आया। तो पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैंने इस तरह का माहौल देखा कि तमाम लोग जो हैं वो फ़लस्तीनियों के हक़ में इस तरह से निकले हैं बाहर। इससे पहले भी होता रहा है, 2014 में, 2007 में, 2014 में, उसके बाद बहुत फ़लस्तीनियों पे, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा फ़लस्तीन कभी डिस्कस नहीं हुआ जितना इस वक्त फ़लस्तीन पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है। और पाकिस्तान के लोग जितनी दुआएं कर रहे हैं और जितनी मज़म्मत कर रहे हैं कि वहाँ पे जो मज़ालिम हो रहे हैं। तो एक तो बात ये हुई। दूसरी जो बात आज बड़ी इम्पॉर्टेंट हुई वो ये हुई कि जो IISS का जो
मैंने कल भी बात की थी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज़ का एक सेमिनार या कॉन्फ्रेंस होती है, तो उससे ख़िताब किया सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने। और फैसल बिन फरहान ने उससे ख़िताब करने के बाद जब वो बाहर आए तो उनकी रिपोर्टर्स के मीडिया के साथ बात हुई। मीडिया के साथ जब उनकी बात हुई तो उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। सही। और उन्होंने ये कहा कि अरब ममालिक, ना सिर्फ अरब ममालिक बल्कि अरब ममालिक और इस्लामी ममालिक, यानी क्योंकि इसमें इंडोनेशिया भी है, सही, उनके वज़राए ख़ारजा कल चाइना जा रहे हैं गज़ा का मामला लेके। सही। यानी कहते हैं ना, एंटर द ड्रैगन, यानी अब इसमें चाइना की एंट्री प्रॉपर हुई है, हो गई है। सही। और ये जो है, ये आप समझें कि एक बड़ी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि चाइना जा रहे हैं। और पहले तो इनका ऐलान हुआ और उसके बाद ये हुआ कि चाइना की तरफ से भी ये बात कंफर्म हुई कि जी ये जो है, ये 20 स्लाइड अगर हम कोट करें, CGTN ने कुछ देर पहले बताया कि डेलीगेशन ऑफ अरब इस्लामिक फॉरम मिनिस्टर टू विजिट चाइना, ये कल चाइना में होंगे। सही। ठीक है। और ये कल चाइना में ये कौन कौन होंगे? सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, जॉर्डन के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ऐमन सफ़ादी, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा समी शौकी, और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा रेतनो मरसूदी, सही। और फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा रियाद अल मलकी, और OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा। ये तमाम लोग कल चाइना होंगे। सही। ठीक है, टू विजिट चाइना। अच्छा, चाइना जाएंगे और अब देखें, चाइना जो है, अब इस बड़े खेल में चाइना एक कॉन्फ्लिक्ट में, चाइना दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें चाइना एक सालिसी का किरदार अदा करने आ। इससे दो ही जंगें, देखें जंगें तो बहुत सारी छिड़ी हुई हैं ना, ये जंगों के दौर में हम बदकिस्मती से दाखिल हो गए हैं। एक जंगों का दौर जो था वो हमने एक ख़त्म हुआ था कई साल पहले। ये वॉर ऑन टेरर तो ये तो एक फसाद था ना, वन साइडेड। लेकिन जंगें जो थीं मुल्कों के दरमियान, और छोटी बड़ी जंगें, झड़पें, ये वो सारी, लेकिन अब आज़रबाईजान, आर्मीनिया, अफ्रीका, ये यूक्रेन की जंग, बाकी ये चाइना इंडिया के मामलात, ये जो है मतलब कई जंगें इस वक्त छिड़ी हुई हैं, और सबसे बढ़ के ये फ़लस्तीन और इसराइल। तो पहले तो दो है ना बड़े जी। इस वक्त, एक तो है यूक्रेन, ठीक है, जो फंसा हुआ है, जो जंग फंस गई है, और दूसरी रात है जो वहाँ पे ड्रोन्स की बारिश हुई है रशिया, क्योंकि तवज्जो सारी अब ज़ाहिर है कि मरकूज़ हो गई मशरिक़ वस्ता पे, और अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गई, क्योंकि अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा जा रहे हैं गज़ा का मसला लेके कि आप गज़ा का मसला और फ़लस्तीनियों का मसला हल करवाएं, ये लेके जा रहे हैं चाइना के पास। अच्छा, जो बयान दिया उन्होंने कहा कि हम और भी दारुल हुकूमतों में जाएंगे, लेकिन जो भी कुछ होगा वो चाइना में ही हो जाएगा, क्योंकि चाइना के बाद जो है वो जाहिर है कि या तो ये बाकी तो मुस्लिम ममालिक हैं, तो एपेक जो बाकी यानी कहाँ पे जाएंगे, यानी रशिया जा सकते हैं, यूरोपीय मुल्क जा सकते हैं, अमेरिका तो अभी अक़वाम मुत्तहिदा के सारे वहीं पे मौजूद थे। लेकिन चाइना में अब इनकी मुलाकात जो है वो यकीनन वहाँ के वज़ीर ख़ारजा एक बयान देंगे, खुल के बयान देंगे। उन्होंने अब तक जो है वो ये ज़हन में रखें कि वो फ़लस्तीनी वफ़द वहाँ पे जा चुका है। सही। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं नेतन्याहू को बुलाया था, लेकिन उससे पहले ये मामला ख़राब हो गया, और ये एक तो चाइना इसमें अब इसमें एक बड़ा किरदार अदा करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। नेतन्याहू या कोई भी चाइना के प्रीमियर के टेलीफोन को या उनकी फ़ोन कॉल या उनकी बात को रद्द नहीं कर सकते। सही। किसी भी सूरत। ज़ेलेंस्की भी जो हैं वो चाइना से मदद मांग रहे थे, ठीक है, और चाइना किसी तरह से इस जंग बंद करवाए। चाइना एक लेकर आया था मंसूबा, लेकिन उसके ऊपर मगरिब ने कहा कि नहीं, हमें मंजूर नहीं है, और ये वो था, तो चाइना चला गया। वो जंग चल रही है, वो जब भी होगी उसमें चाइना ही कोई रोल प्ले करेगा, या कोई टर्की रोल प्ले करेगा, या अरब ममालिक करेंगे, या अफ्रीकन यूनियन करेगी, लेकिन बहरहाल चाइना पीछे होगा। ये जंग जब भी ख़त्म होगी यूक्रेन की। अब जनाब ये अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा चाइना जा रहे हैं,
और इसको जो है वो अरब न्यूज़ ने इसको किस तरह से ये खबर दी, ठीक है ना। पहली स्लाइड, मिनिस्टर्स फ्रॉम अरब एंड मुस्लिम कंट्रीज टू विजिट चाइना इन बिड टू एंड गजा वॉर। यानी अब इसमें बाइडेन और शी जिनपिंग, ठीक है। अभी एपेक की समिट तो उसमें तो कुछ भी नहीं निकला, ऐलान वगैरह हुए और अल्लाह खैर सला, लेकिन ये मामला चला गया अब चाइना के पास। और चाइना जो है वो चाइना मईशत एक माशी प्लान लेके चाइना अभी तक हमारे सामने आया है दुनिया में, चाहे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, चाहे वो सरमायाकारी हो, चाहे वो लेकिन अब दो बड़ी जंगें ऐसी हैं जिनमें चाइना जो है वो सालिसी का या दरमियान में उन जंगों के अंदर एक रोल प्ले कर रहा है, और इस तरह से कर रहा है कि दोनों जो साइड्स हैं वो उसकी बात सुनने पे मजबूर हैं। अब जनाब तो ये तो हुआ, ये बहुत बड़ी खबर है कि अरब ममालिक जो हैं अब अमेरिका नहीं चाइना की तरफ जा रहे हैं। चाइना करारदाद पेश करता रहा है फ़लस्तीनियों के हक में और सीज़ फायर की बात करता रहा है, लेकिन उसको अमेरिका वीटो करता रहा है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने आज वॉशिंगटन पोस्ट में एक मजमून लिखा है खुद, और ये जो 5वीं स्लाइड है वो कह रहे हैं कि द यूएस वोंट बैक डाउन फ्रॉम चैलेंज ऑफ प्यूटिन एंड हमास। अच्छा, अब प्रेसिडेंट बाइडेन ने, यानी अब वो जो पॉइंट मैं बहुत अरसे से बिल्ड कर रहा हूँ वो उसको इंडोर्स कर दिया अमरीकी सदर बाइडेन ने कि ये आपस में जुड़े हुए हैं मामलात, यानी चाहे वो यूक्रेन की जंग और गजा का मामला जो है, ये उन्होंने कहा कि प्यूटिन, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसका पैराग्राफ है, प्यूटिन एंड हमास आर फाइटिंग, बोथ प्यूटिन हमास आर फाइटिंग टू वाइप अ नेबरिंग डेमोक्रेसी, यानी जमहूरियत कौन है, यूक्रेन और इसराइल, मैप से हटाने के लिए उनको लड़ रहे हैं। लेकिन प्यूटिन और हमास जो है उनको रीजनल स्टेबिलिटी, यानी प्यूटिन को हमास के साथ जोड़ दिया है। यानी ये तो जंगों के महाज है ना, जो मैं बात कहता रहा हूँ कि ये जंगों के मुख्तलिफ मल्टीपोलर वर्ल्ड में बात चल रही है। हमास के पीछे चाइना कहाँ से आ गया ये मुझे नहीं पता, ये कहीं मुझे नहीं पता कि लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो खुद, चूंकि उनकी इंतजामिया तकसीम है इस मामले पे, खुद सेक्रेटरी ब्लिंकन को खत लिख चुके हैं, उनके अंदर जो लीक हो चुका है मीडिया में आ चुका है कि जी स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर मुख्तलिफ मामला हैं, तो उन्होंने प्यूटिन को मिला के वो एक अजीब, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये बात उन्होंने दोबारा लिखी है, दिस मच इज क्लियर, 2 स्टेट सोल्यूशन इज द ओनली वे। अच्छा, फिर दरमियान में उन्होंने ये बात भी की है कि एक जो है वो इंटरिम सी, मतलब वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पास जाएगा मामला, लेकिन एक इंटरिम सी फोर्स जो है वो वहाँ पर आ सकती है, और वो मुमकिन है इंटरिम फोर्स, ठीक है, और वो जो है वो यानी फ़लस्तीनी अथॉरिटी से पहले एक इंटरिम फोर्स वहाँ जाके लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर सकती है, और उसके बाद यानी वही जो यूनाइटेड, मैंने कल भी बात की थी ना कि एक बार डिस्कस हो रही है कि शायद यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की फ़ौजें आ जाएं और वो आके अमन कायम करें, अरब ममालिक की फ़ौजें आ जाएं। और साथ ही एक बात बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है, इससे पहला अगर हम पैराग्राफ देखें तो एक उसमें जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट था जो नीचे मिस हो गया, इससे पहले कि अगर हम उस पर चले जाएं, इन्होंने ये कहा है कि द यूनाइटेड स्टेट्स इज प्रिपेयर्ड टू टेक our own steps including issuing visa bans against extremists attacking civilians in the West Bank. सही, यानी वेस्ट बैंक मगरबी किनारे में 250 के करीब शहादतें हुई, तो वेस्ट बैंक में कोई भी ना हो, और फिर ये कि एस्टेब्लिश ये जो है ना इंटरिम सिक्योरिटी मेजर्स, यानी इंटरिम सिक्योरिटी मेजर्स कौन करेगा, तो ये तो कोई और फोर्स ही करेगी ना कि इंटरिम, और फिर ये जो है ये वहाँ पे लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए मामला चला जाए। तो एक तरह से प्रेसिडेंट बाइडेन ने इसमें 2-3 बातें की हैं, एक तो जाहिर है कि उन्होंने हमास को प्यूटिन के साथ जोड़ दिया है, दूसरी बात उन्होंने ये की है कि 2 स्टेट सोल्यूशन, तीसरी बात उन्होंने की है कि वीज़ा बैन, अगर वहाँ पर जो है वो मगरबी किनारे के ऊपर वायलेंस रहा तो ये टोन चेंज हो गई है अमेरिका की, बड़ी हद तक टोन, यानी इस टोन में भी अब वो सीज़ फायर की बात, यानी 1 महीने के बाद वो कहीं कहीं सीज़ फायर पे आ गए, और मैंने उस दिन भी बात की थी कि यूनाइटेड नेशंस की करारदाद को उन्होंने वीटो नहीं किया। अच्छा, ये जो सिचुएशन है ना, इस पूरी सिचुएशन में वहाँ पर उनका एक पागल आदमी, उनका जो है वो हस्बे मामूल बैठा हुआ है, उनके उस पर उनकी जो, यानी आप समझें कि उनके स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो है
जी। ये 11वीं स्लाइड टाइम्स ऑफ इसराइल, वो कह रहा है कि हम बड़ी नरमी दिखा रहे हैं, अभी तक हम बड़ी नरमी दिखा रहे हैं जी। और हमें तो असल में गजा को जला देना चाहिए था। ठीक है, ये है निसाम वतारी। जी। ये दूसरा आदमी है जिसने ये बात की। इससे पहले वो न्यूक्लियर बॉम्बिंग की बात हुई, तो ये कह रहा है कि ये जो है बड़ी नरमी दिखा रहे हैं कि इंटरनेट है या नहीं है, हमें तो बर्न कर दे, हमें तो जला देना चाहिए इसको। बर्न गजा नाउ, नो लेस, इससे कम नहीं करो, इसको आग लगा दो, गजा को जला दो, बर्बाद कर दो। ठीक है, अब मसला ये है कि एक तरफ उनके ये इंतहा पसंद बोल रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो हुतीज आ गए हैं। और तीसरा जो इसमें मामला है, मैं वक्फे पे जाने से पहले इसको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है तो मैं जुमला अपना कंप्लीट करूं। चाइना, चौथा जो अहम मसला है, वो अहम खबर है यानी आज की, वो ये है कि हाइपरसोनिक मिसाइल। अच्छा, हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक का मतलब ये है कि आवाज की रफ्तार से तेज। तो ये आवाज की रफ्तार से तेज जो मिसाइल्स हैं, इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये नीचे परवास करते हैं, इनको ट्रेस करना मुश्किल होता है। तो आज ईरान ने फतह-2 जो उनके मिसाइल्स हैं, फतह-2 की आज ईरान ने वहाँ पर उनकी एक नुमाइश हो रही थी, दिफाई नुमाइश, तो उसमें उन्होंने फतह-2 दिखाया। आयतुल्लाह खामेनी जब आए हुए थे तो वहाँ पर उन्होंने फतह-2 दिखाया। और ये फतह-2 जो है, ये मैं आपको बताऊं कि ये उनकी जो यानी इसको फतह भी कहते हैं, इसको सॉरी फतह-2 सही। अच्छा, और फतह-2 जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये जो है ये 7 मिनट में ये इसराइल पहुंच सकता है। सही। ठीक है, तो इसकी 7 मिनट के अंदर ये इसराइल को ईरान से टच कर सकता है। और तमाम डिफेंस मैकेनिज्म जितने भी हैं, एरो समेत, ईरान का ये कहना है कि ये एरो को भी और आयरन डोम को भी ये क्रॉस करता हुआ ये हिट कर सकता है इसराइल को। सही। आज उसकी वहाँ पे आज उन्होंने ये बाकायदा पब्लिक, ये से पहले फतह-1 आया था इस साल के शुरू में, और अब उन्होंने ये फतह-2 जो है आज दिखाया है, जो कि आगे तक जा रहा है। इससे पहले जो फतह-1 था वो शायद इसराइल तक नहीं पहुंच रहा था, ये जो है ये इसराइल तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। तो ये एक फैलती हुई जंग है जिसमें अब आलमी किरदार शामिल हो गए हैं, इलाकाई किरदारों से बढ़ के। ठीक है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आसिफ अली जरदारी साहब के बयान के बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुहिम जारी रहेगी या उनका बयानिया तब्दील हो सकता है? नहीं, बयानिया तब्दील हो गया, मुझे तो यकीन है जारी रहेगी, लेकिन वो बयानिया जो था उनका, वो बयानिया में ये था कि जी दोबारा किसी को ला के बिठाया जा रहा है और इस तरह करके बात, तो वो इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से जरदारी साहब ने कह दिया। सही। अब वो बयानिया क्या होगा, कैसे होगा आगे, वो अब देखना है आने वाले दिनों में। जी। अच्छा, इसमें लेकिन ये जो चाइना अगर जा रहे हैं ना, तो 18वीं स्लाइड अगर यहाँ देखें तो जो कतर के वज़ीर ख़ारजा जी और वज़ीर आज़म, उनकी जो है वो आज मुलाकात हुई है। जो है वो जाहिर है कि ये बड़े दिनों से कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोशिश लगता है कामयाब नहीं हुई। ब्रेड मैकल और ये यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वो बात आगे बनी नहीं यरगमालियों के, यानी जो यरगमाली हैं या जो कैदी हैं या जो भी मामला होना है, और अब ये मामला चला गया है चाइना के पास। सही। अच्छा, इसी दौरान दुनिया भर में मुजाहरे, यहाँ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में, और ख़ास तौर पे मैं इस बात पे हैरान हूँ जो मगरबी मुल्कों में मुजाहरे हो रहे हैं, वो तो शायद इस्लामी मुल्कों से भी ज़्यादा आगे। लंदन, बर्लिन, आप न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को, स्वीडन, पेरिस, मतलब दुनिया भर में मुजाहरे जो हैं वो हो रहे हैं फ़लस्तीनियों के हक़ में, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। और ये तो आप ये देखें कि जो राय आमा है वो अचानक, यानी एक तो स्प्लिट हो गई है, इसराइल की काबीना खुद तकसीम हो गई है, बुरी तरह से तकसीम हो गई है। और ये बात मैंने पहले भी की थी, लेकिन आज इसको हार्ट्स जो
12 उसको हम कोट करते हैं, वो कह रहे हैं स्प्लिट हो गई है, हॉस्टेज डील पे की जाए ना की जाए, वो गजा में और आगे चले गए हैं। और ये बड़ी शर्मिंदगी हुई है कि शर्मिंदगी क्या, जुल्म हुआ है कि बच्चे शहीद कर दिए हैं। आप कह रहे हैं कि शिफा हॉस्पिटल में, कभी किसी अस्पताल में घुस जाते हैं, कभी कहते हैं बम गिरा देंगे न्यूक्लियर, कभी कहते हैं सारा गजा को आग लगा देंगे, ये कर देंगे, आपको तो लोग ही नहीं मिल रहे। तो उनकी स्प्लिट हो गई है कैबिनेट। लेकिन फिर एक मामला जो दूसरा है वो ये है कि अमेरिका में जो सबसे, देखें एक 15वीं स्लाइड अगर हम देखें यहाँ पे जी। ये सेनेटर हैं जो जॉन ओसॉफ, ये सही। 1 महीना पहले उनका ये बयान था। सही। उन्होंने कहा था मैं मुकम्मल तौर पे इसराइल के साथ हूँ, ये बहुत ज़्यादा प्रो इसराइल, बहुत ज़्यादा इन्होंने सही। कहा था मैं मुकम्मल तौर पे इसराइल के साथ। अब इनका जो आज बयान आया है वो बयान इनका 16वीं स्लाइड में 1 महीने बाद, सही। अनएक्सेप्टेबल एंड मॉरल फेलियर, ठीक है, ये जूइश टेलीग्राफिक एजेंसी को मैं कोट कर रहा हूं, अनएक्सेप्टेबल एंड अ मॉरल फेलियर इन अ शिफ्ट जूइश लॉ मेकर्स ऑसॉफ, बैलेंट एंड फिलिप्स रैंप अप क्रिटिसिज्म ऑन इसराइल्स कंडक्ट। यानी पूरी दुनिया में जो एक माहौल है कि जी बच्चों को, औरतों को, आपने सहाफ़ियों को, नौजवानों को आपने तबाह कर दिया, और अभी भी आप ये कह रहे हैं कि जी वहाँ पे न्यूक्लियर गिरा देंगे, आग लगा दो, ये कर दो, सीज़ फायर। तो ये मेरा ख्याल है। और अब मामला चला गया है चाइना की कोर्ट में। पहले तो अवाम, अब दुनिया की राय देखें ना, चाइना तो के पास तो बाद में गया, पहले आप दुनिया भर में देखें कि क्या हो रहा है इस वक्त। और ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है ये, मैं सिर्फ, मुझे नहीं पता कि फ़ॉरेन पॉलिसी, ज़ाहिर है कि जहाँ पर मुनासिब होती है हम तारीफ़ करते हैं, जहाँ पर मुझे नहीं पता कि इंडिया ने ये क्या पोजीशन ली है के ब्लॉक में। ये देखें, मैं अगर ये 8वीं स्लाइड यहाँ पे हम दिखाएं ना, फ्लुएंट कार्गो की, जी। तो ये कार्गो इसराइल से जो शिपिंग लेन्स हैं, ये अगर हम देखें तो ये इस तरह से अशूत टू मंदोरा, ठीक है, ये जो मैंने पहले बात की थी 10 दिन 12 घंटे लगते हैं, ये इसराइल से, ये सारी बहर अहमर से गुजरती हैं कंटेनर्स। अच्छा, अब मसला ये कि दरमियान में ये 10 दिन 12 घंटे लगाते हैं, और उसके बाद जो ये सी द बेस्ट वे फ्रॉम इसराइल टू इंडिया बाय वेरियस ट्रांसपोर्ट में, ये इन्होंने क्यों ये रास्ता चुना कि जी एक उसमें फरीक बन गए, और इसराइल से भी ज़्यादा, यानी ये होता है ना कि दरमियान में कोई इमदाद भेजते हैं, कोई बात करते हैं। अच्छा, दूसरा फिर ये इलाज से जो एक पोर्ट है उनकी, वहाँ से नासा पे। लेकिन मेरा जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि बिल्कुल इस मरहले पे, यानी अमेरिका में भी स्प्लिट है, वहाँ पर भी जो है वो स्प्लिट है, वहाँ के सफारतकारों में भी स्प्लिट है कि हमें इसको किस तरह रोकना है, हमें कोई किरदार अदा करना है इसमें। यूरोपीय यूनियन में जोसेफ बोरेल जो आए हुए हैं, वो मैक्रोन, यानी तमाम दुनिया जो है इस वक्त कह रही है सीज फायर करो, और इंडिया जो है वो उसने एक पोजीशन ले ली कि हम तो इसराइल के साथ खड़े हैं, जो नेतन्याहू कहेगा वो हम करेंगे। तो ये पोजीशन ऐसी रही नहीं है उनकी कभी। देखें, जब यूक्रेन की जंग हुई थी, तो यूक्रेन की जंग में उन्होंने दरमियानी पोजीशन ली थी कि रशिया के साथ भी हैं और हम यूक्रेन के साथ भी हैं, लेकिन यहाँ वो एक्सट्रीम पोजीशन ले ली, और मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्यों ली। मुझे बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं कि शायद उनको इस बात का अंदाज़ा कि शायद अरब ममालिक में कुछ ऐसा नहीं है। वहाँ से गज़ा से जो बच्चे हैं जो ज़ख्मी बहुत बड़े पैमाने पे, वो मुत्तहिदा अरब अमारात के हस्पतालों में लाए जा रहे हैं, वो इजिप्ट के हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहे हैं। उनको बच्चों को, यानी कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसके ऊपर ये फॉरेन पॉलिसीज़ और आप किसके इत्तेहादी हैं किसके नहीं, ये साइड पे रह जाती हैं। जब ये इंसानी, देखें वहाँ पर आपका क्या ख्याल है, यूनाइटेड नेशंस के कितने ऐसे लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं, वो बढ़ बढ़ के वहाँ पे मदद के लिए पहुँच रहे हैं। और पूरी जो यूरोप से और अमेरिका से जो पैसा आ रहा है, और अफ्रीकन कंट्रीज से, और साउथ अफ्रीका के अंदर आप देखें, ट्यूनीसिया में आज मुजाहरा हुआ है बहुत बड़ा, और वो मुजाहरा ये हो रहा है कि इजिप्ट जो है, इसको ये इजिप्ट इसराइल बॉर्डर क्यों कहा जाता है, ये तो फ़लस्तीन और मिस्र का बॉर्डर है, इसको इसराइल तो है ही नहीं, मतलब यहाँ तक ट्यूनीसिया में आज मुजाहरे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि अब इस पे पाकिस्तान, और मैंने ये कहा कि पाकिस्तान की ये पोजीशन पिछले कई सालों के बाद मैंने यहाँ पे देखा है कि बहुत ज़्यादा फ़लस्तीन के हक़ में यहाँ पे मीडिया पे भी बात हुई, यहाँ से लोग जाके मिले भी, जमात इस्लामी के कायदीन भी गए, यहाँ से जमीयत उलमा इस्लाम के कायदीन भी गए, यहाँ से अस्करी क़यादत के बयानात भी आए, यहाँ से हमारी जो केयर टेकर और तारीख़ी सियासी जमातों ने एक पोजीशन ली। कोई सियासी जमात ऐसी नहीं जिसने ये कहा, और आम आवाम भी,
जिसने कहा हो कि जो कुछ गजा में हो रहा है उनको जंग बंदी करें आप। जी। और पाकिस्तान का जो एक स्टेटेड पोजीशन है कि 2 रियासती फार्मूला, तो अब इसमें चाइना आ गया, तो अब चाइना भी आ गया। उन्होंने आज हुतीस ने एक जहाज़ भी इसी बहाने, देखे ना आपकी कमज़ोरियाँ, एक इंटेलिजेंस फेलियर, डिप्लोमेसी, फिर और मामलात। तो ये बड़ा अच्छा होता कि इस पे, मैं तो हमेशा से ये बात कहता रहा हूँ कि सार्क को बहाल होकर यहाँ पे एक पॉलिसी बननी चाहिए इस खत्ते में। जी। वो भी बदकिस्मती से नहीं हुई। अब ये जो जहाज़ है ये इंडिया जा रहा था, इसको उन्होंने पकड़ लिया है, अब छोड़ते हैं नहीं छोड़ते। अगर इसमें इसराइल के नहीं भी हैं लोग तो इंडियंस के हैं, तो वो भी बेगुनाह, वो तो मतलब है कि अमला ही होगा ना। तो ये कोई अच्छा नहीं है सिलसिला कि जिसके नतीजे में, देखिए एक मैं हमेशा बात कहता हूँ, एक है इंडिया, एक है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, दोनों में तफरीक करनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ उस बात की कि वो जो बेगुनाह अगर अमला वगैरह है उसको छोड़ा जाएगा वहाँ पर। हुतीस भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि जंग फैल रही है। और इसी तरह से एक जो है वो हर मुल्क, अमेरिका है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है। अमेरिका में एंटी वॉर कितनी बड़े तादाद में लोग निकले थे कि हमला नहीं करें इराक पे। इसी तरह पूरे यूरोप में बेशुमार लोग निकले थे, इसीलिए इराक पे जब जंग हुई थी तो वो नेटो की फोर्सेस वहाँ पे नहीं थी। तो ये अब अमेरिका की फोर्सेस थी। तो अब ये कि ये जंग, अब इसमें चूँकि इंटरनेशनल प्लेयर्स आ गए हैं, मल्टी पोलर दुनिया है, पोल्स कौन से हैं ये भी नहीं पता अभी। बस मेरा तो ख्याल है ये जो अवाम सड़कों पे निकले हुए हैं ना, एक तो रियासतें हैं, हुक्मरान हैं। हम कहते हैं ना हमेशा कि जी एक पोल कहीं यूरोप का है, एक अमेरिका का है, एक चाइना का है, एक दरमियान में बहुत मजबूत पोल, सबसे बड़ा जो पोल दुनिया में डेवलप होता नज़र आ रहा है वो सड़कों पर नज़र आ रहा है कि मुल्कों की हुकूमतों की पॉलिसीज़ कुछ और हैं, लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। तो सड़कों पर जो निकले हुए लोग हैं ना, ये मेरा ख्याल है कि दुनिया में एक ऐसा पोल है जिसको नज़रअंदाज करना किसी भी छोटी पावर या सुपर पावर, वैसे तो सुपर पावर एक अल्लाह की ज़ाती है, लेकिन यह है कि बाकी कोई भी बड़ी ताकत या छोटा मुल्क अब उन लोगों की राय को नज़रअंदाज नहीं कर सकता जो सड़कों पे एहतजाज करें। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।